हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर आते हैं, जिसमें अपने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद में अपन डिस्कशन कर रहे थे विटामिन में मेनली देखे अपन तो फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें से अपन ने फैट सोल्यूबल विटामिन में जो ए और डी है, विटामिन ए, डी, ई के चार मेनली इंक्लूड है, जिसमें से ए और डी के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं विटामिन ई और के के बारे में। तो लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? तो विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फर्स्ट पॉइंट, फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब ये भी क्या है? एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब इसको फैट मिलेगा तभी ये क्या होगा? अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। अगर इसको फैट नहीं मिलेगा तो ये अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अपना एक्शन है वो शो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या नाम दे दिया इसका? फैट सोल्यूबल विटामिन। अब अगर अपन बात करें कि जो विटामिन के है वो क्या, इसको जो दूसरा नाम है वो क्या है? आल्सो नोन एज विटामिन के, जिसका दूसरा नाम है कि इसको अपन फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन के आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन। अब अगर अपन बात करें कि ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का क्या? फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया। अगर अपन बात करें कि विटामिन के फंक्शंस क्या है, कि विटामिन के क्या है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसका दूसरा नाम क्या? फाइलोक्विनोन। अब हम बात करते हैं विटामिन के फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ विटामिन के, फंक्शंस ऑफ विटामिन के। अगर फर्स्ट फंक्शन की मैं बात करूं तो फर्स्ट है टू क्लॉट ब्लड, टू क्लॉट या टू क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ब्लड, यानी ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में काम करता है। देखो, ब्लड को क्लॉट करने का मींस क्या रहेगा? कि रक्त का थक्का जमाने में हमारी हेल्प करता है। कौन? विटामिन के। फर्स्ट फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा क्या करेगा? अब देखो, ब्लीडिंग की रोकथाम या फिर उपचार के लिए, टू ट्रीट, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए फिर प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज करते हो? विटामिन के का अपन है यूज करते हैं। विटामिन के क्या करता है? एक प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, इट सिंथेसिस प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। तो ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। प्रोटीन में कौन सी? क्लोटिंग वाली, या बोलते हैं अपन थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या? क्लोटिंग फैक्टर है। एक प्रकार की क्या हो गई? प्रोटीन हो गई, जो किस में हेल्प कर रही है? टू ब्लड क्लॉट। ऑल ओवर कह सकता हूं कि किस में हेल्प कर रही है? ब्लड को क्लॉट करने में हमारी हेल्प कर रही है। किसका सिंथेसिस करती है? तो दो प्रकार की प्रोटीन, नाम याद रखना कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, दो प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। और ये क्या? एक प्रकार से क्लॉटिंग फैक्टर है, जो क्या करेंगे? ब्लड को क्लॉट कराएंगे। तो यहां पे आपका जो डाउट था कि विटामिन के किस हिसाब से फंक्शन करता है, किस हिसाब से ब्लड को क्लॉट कराने का काम करता है, तो वो क्या था कि ये क्या बनाएगा? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नाम की क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, एक क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करेगा, और वो क्या करेंगे? आपके ब्लड को क्लॉट कराने का काम करेंगे। जब भी कोई कंडीशन रहती है ब्लीडिंग या फिर चोट की कंडीशन रहेगी, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब भी ब्लीडिंग या फिर चोट की कंडीशन रहेगी, या तो ब्लीडिंग हो रही है या फिर कहीं पे चोट लग गई, कहीं पर चोट लग गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग या चोट की कंडीशन होती है तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। किस में कन्वर्ट होता है? ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाएगा? किस में बदल जाएगा? ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा, इट कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, और क्या कर देगा? ब्लड को क्लॉट कर देगा।
ब्लड को क्या कर देगा, क्लोट कर देगा। तो अपने पढ़ा है कि ये क्या करता है, दो प्रकार की प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन जो क्लोटिंग फैक्टर या फिर अपन बोल सकते हैं एक प्रकार की प्रोटीन है जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लोट कराने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे, जहां कहीं भी ब्लीडिंग या फिर चोट की कंडीशन रहेगी उस कंडीशन में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, और क्या करेगा, ब्लड को क्लोट करने का काम करेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग होती क्या है। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होती क्या है, तो ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या रहेगा कि चोटिल स्थान पर चोटिल स्थान पर मतलब चोट वाले स्थान पर, चोटिल स्थान पर थ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर, थ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर, प्रोथ्रोम्बिन तथा थ्रोम्बिन के साथ मिलकर दोनों के साथ मिलकर क्या करते हैं, मिलकर ये फिब्रिन नामक जाल के समान क्या करते हैं, फिब्रिन, फिब्रिन नामक जाल के समान मतलब नेटवर्क के समान, जाल के समान, जाल के समान क्या बना लेते, एक संरचना बनाती है, संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। और ये संरचना क्या करती है, जिसे ब्लड सेल्स, जिसमें क्या होती है, जिसमें ब्लड, जिसमें ब्लड सेल्स, जिसमें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा है वो इसके अंदर फंस जाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को ब्लड का, ब्लड का क्लोट बनना कहते हैं, क्लोट बनना कहते हैं। इस प्रोसेस को ब्लड का क्लोट बनना कहते हैं। ये दो तरह से काम करती है, दो तरह से काम करते हैं, दो तरह से काम करते हैं। शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, शरीर के अंदर ब्लड को, शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, और बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ब्लड को बहने नहीं देता है। देखो अपन बात कर रहे थे ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, तो ब्लड क्लोटिंग पढ़ने से पहले एक बार अपन क्या करते हैं कि इसकी प्रोसेस है उसको माइंड में लेके आते हैं। क्या हो रहा था, प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो रहे थे, थ्रोम्बिन में चेंज हो रहे थे, और वो क्या बना रहे थे, एक नेटवर्क बना रहे थे। किसका नेटवर्क, फिब्रिन का। और फिब्रिन का जो नेटवर्क बना है मतलब जो जाल बनी है उस जाल के अंदर प्लाज्मा और जो सेल्स है वो फंस जाएगी। प्लाज्मा और सेल्स फंसने की वजह से क्या होगा, अब वहां पे और ज्यादा ब्लड है वो नहीं निकलेगा, मतलब मैं कह सकता हूं वहां पे क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। अब ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड बाहर नहीं निकलेगा मतलब ब्लड है वो रुक जाएगा अंदर और बाहर दोनों तरफ से। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है, विटामिन के हेल्प कर रहा है। एक बार इस पे डिस्कशन करते हैं अपन। चोटिल स्थान पर क्या हुआ, थ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर फिब्रिन नामक, ये दोनों क्या, इन दोनों ने क्या बना लिया, एक फिब्रिन नाम का जाल बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया, जिसमें क्या होगा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, वो क्या हो जाएंगे, उसके अंदर फंस जाएंगे। फंसने से क्या होगा, इस प्रोसेस को फंस जाएंगे, फंसने से क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लोटिंग है वो हो जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया आपने, ब्लड क्लोटिंग नाम दे दिया। अब देखो ये दो प्रकार से हेल्प कर सकता है। अंदर तो क्या होगा, ब्लड को बहने नहीं दे, बाहर तो, अंदर तो देखो ब्लड को जमने नहीं देगा, क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के अंदर जमने नहीं दे रहा है, और बाहर जहां पे रप्चर हुआ है मतलब वहां से ब्लड को बाहर बहने नहीं दे रहा है। तो दो प्रकार से इसने क्या किया, काम किया अपना। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन के।
अपन ने पढ़ा पहले कि विटामिन के क्या है, उसके बाद अपने पढ़ा फंक्शंस, उसके बाद अपने पढ़ा ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग क्या है। अब पढ़ते हैं अपन सोर्सेस, इसके स्रोत क्या है, कहां कहां हमें विटामिन के वो मिलता है। तो बच्चों पहले अपन बात करते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला रहेगा हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी जितनी भी वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो उनमें मिलता है। और पालक, स्पाइंच, पालक हो गया, सलजम हो गया, पालक हो गया, सलजम हो गया, और धनिया, सूखे मेवे तथा नट्स, धनिया, और क्या, सूखे मेवे और नट्स। इन सब में हमें जो विटामिन के है वो देखने को मिल सकता है। ये कौन से प्लांट सोर्स है, प्लांट सोर्स की अपन बात करते हैं। और क्या हो सकता है, अंजीर, किशमिश और बादाम, अंजीर, किशमिश और बादाम, अंजीर, किशमिश और बादाम। मतलब अपने को क्या करना है, देखना है सोर्स में विटामिन के कहां कहां मिलता है। तो फर्स्ट प्लांट सोर्स की बात करें अपन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरी बात करें स्पंज मतलब पालक, उसके बाद में सलजम, और अगर अपन बात करें सलजम के बाद में किसकी बात करें अपन, जो भी सूखे मेवे होते हैं, या फिर अंजीर, किशमिश, बादाम, जो भी नट्स है जिसमें अंजीर है, किशमिश है, बादाम है, इसमें भी विटामिन के है वो अपने को देखने को मिलता है। मतलब मैं कह सकता हूं विटामिन के वो पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें एनिमल सोर्स की, ये बात होगी प्लांट सोर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सोर्स की। एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स की अगर अपन बात करें तो एनिमल सोर्स के अंदर फर्स्ट वन होगा मीट, मछली, फिश, मीट में मछलियों के अंदर, और पोल्ट्री, पोल्ट्री प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट की अपन बात करें। उसके बाद में फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल में हमें ये देखने को मिल सकता है। और किस में देखने को मिल सकता है, तो एग्स, एग्स क्या हो गए, मेनली क्या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आ गए ना एग्स भी। तो अगर अपन बात करें कि एनिमल सोर्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी हमें विटामिन के वो देखने को मिल सकता है। कौन कौन से, मीट हो गया, मीट, उसके बाद में मछली यानी फिश, उसके बाद में पोल्ट्री प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट का मतलब क्या रहेगा, एग्स, एग्स, उसके बाद में क्या है फिश लीवर ऑयल, इसमें भी हमें विटामिन के वो देखने को मिल सकता है। और मिल्क और मिल्क से बने हुए मटेरियल, मिल्क और मिल्क मेड मटेरियल, मिल्क मेड मटेरियल यानी दूध भी मिल सकता है, या दूध से बने हुए जो भी पदार्थ है उनमें भी अपने को विटामिन के वो देखने को मिल सकता है। और कहां पे, कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसका, विटामिन के का। जैसे कॉमनम सेलिज्म जो सहज जीवाणु होते हैं वो किसका सिंथेसिस करते हैं, विटामिन के का, जो कहां पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमें जो विटामिन के है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन कहां से, बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें कॉमनम सेलिज्म सहज जीवाणु पाए जाते हैं, उसकी वजह से इंटेस्टाइन में अपने को विटामिन के वो देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब अगर विटामिन के की कमी हो गई तो कौन कौन सी बीमारी है यानी कंडीशन है वो हमारे अंदर अक्कर हो सकती है। डिफिशियंसी डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं, डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो देखो फर्स्ट वन अपन बात करते कि ब्लड को क्या कर रहा है, क्लॉट करवाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर कमी होगी तो ब्लड क्लॉट होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज। तो बच्चों अगर ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ था, रक्त का थक्का लेट बनेगा। लेट बनेगा मतलब चांसेस किसके हैं, ब्लीडिंग के। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्सन को क्या हो सकती है, किसी भी चोट के लगने के बाद में ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो वहां पे क्या होगा, वो पर्सन हाइपोवोलेमिक शोक में चला जाएगा। हाइपोवोलेमिक शोक। देखो हाइपोवोलेमिक शोक क्या होता है, तो हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब भार, किसका, बॉडी के अंदर फ्लूइड का भार कम हो जाएगा। मतलब
ब्लड बह गया है, किसी भी चोट के कारण अपनी बॉडी से ब्लड है वो बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ। हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ, इसने डायरेक्ट किसको अफेक्ट किया, अपने हार्ट को, अपने हार्ट को डायरेक्टली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कौन सी कंडीशन में, हाइपोवोलेमिक शॉक में। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे चांसेस किसकी हो गई, ब्लीडिंग की। किसकी वजह से, विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से क्यों, क्या कर रहा था ये, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन को चेंज कर रहा था और ब्लड को क्लॉट करवाने का काम कर रहा था। लेकिन अगर कमी हो गई तो इस कंडीशन में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन किस में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया तो फाइनल उस पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है। चांसेस है किसके, डेथ होने के। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उस पेशेंट को विटामिन के है वो अपने को देना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हल्की चोट या फिर मंजन करते समय भी ब्लीडिंग हो सकती है। हल्की चोट या फिर मंजन करते समय भी ब्लीडिंग हो सकती है। जब भी पर्सन जिसमें विटामिन के की कमी है, तो वो अगर जब भी ब्रश कर रहा होता है, टूथब्रश कर रहा होता है, उस कंडीशन में उसके जो गम्स है उसे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग है वो हो सकती है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो उस पर्सन में एपिस्टाक्सिस, तो बच्चों एपिस्टाक्सिस मतलब ये रहता है कि किसी भी पर्सन के अंदर, यानी कोई भी व्यक्ति है, उसकी नोज से खून का बहना, नोज ब्लीडिंग होना, उस कंडीशन को क्या नाम देते हो आप, एपिस्टाक्सिस। अगर एपिस्टाक्सिस मतलब विटामिन के की कमी हो रही है तो उस पर्सन में ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक एपिस्टाक्सिस लॉन्ग टाइम तक रहेगा, मतलब नोज से ब्लीडिंग है वो लंबे समय तक होगी, और उससे क्या हो जाएगा, फाइनली अपनी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपने को इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए उस पर्सन को विटामिन के है वो अपने को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो एक बार अपन इस क्लास को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने डिस्कशन किया था कि ब्लीडिंग या फिर ये विटामिन के है वो क्या होता है। तो देखो विटामिन के क्या है, एक पेट सोल्यूबल विटामिन है जिसका दूसरा नाम क्या है, फाइलोक्विनोन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो एक तो क्या करा, ब्लड को क्लॉट कराने का काम करा, रक्त का थक्का जमाने। दूसरा तो प्रिवेंट एंड ट्रीट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने का, और अगर ब्लीडिंग हो रही तो उस समय अपने को ट्रीट करने का, उस ब्लीडिंग को ट्रीट करने का काम, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। उसके बाद में बात करें तो ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है किसका, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन, या फिर मैं सकता क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर है। अगर वो क्लोटिंग फैक्टर को क्या किया, बना दिया, एक्टिवेट कर दिया, तो क्या होगा, ब्लीडिंग को रोक देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या कर सकता है। तो अगर ब्लीडिंग या फिर चोट हो रही तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन मैकेनिज्म देखिए अपन क्लोटिंग की, तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते क्या कर देगा, ये ब्लड को क्लॉट करा देगा। अब ब्लड को क्लॉट हो गया मतलब उस पर्सन की ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या है, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, चोटिल स्थान पर थ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर फिब्रिन नाम का एक जाल बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया। उसके बाद में ये नेटवर्क जो संरचना बनाई थी जिसमें क्या होगा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फंस जाएंगे, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फंस जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, और एक नेटवर्क है हाई नेटवर्क बन जाएगा, एक अच्छा सा जाल बन जाएगा। अब क्या होगा, ब्लड उसमें से छन्नेगा नहीं, ब्लड उसमें से निकलेगा नहीं, तो ब्लड जो बह रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हो आप, ब्लड क्लॉटिंग नाम देते हो। ठीक है, ये दो तरह से काम करते, शरीर के अंदर ब्लीडिंग को रोक देगा और बाहर ब्लड को बहने नहीं देगा। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि सोर्सेस अपन ने पढ़ा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, सलजम है, सूखे मेवे की अगर बात करें तो ये कौन से हो गए, ये नट्स, अंजीर, किशमिश और बादाम में देखने को मिल सकता है, और धनिया में हमें विटामिन के वो देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें एनिमल सोर्सेस में तो मीट, मछली, पोल्ट्री प्रोडक्ट बात करें अपन कौन सा, एग्स, अंडे, फिश, लिवर, ऑयल, इसमें देखने को मिल सकता है। मिल्क और मिल्क से बने, मतलब दूध और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ है, प्रोडक्ट है, उनमें मिल सकता है। बैक्टीरिया सिंथेसिस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं, और वो जिसको कॉमन सेल में सहज जीवन के नाम से जाना जाता है, और वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो अपनी ह्यूमन ह्यूमन इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कौन सी, इंटेस्टाइन दो होती है, स्मॉल और लार्ज, तो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विटामिन के का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विटामिन के को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो विटामिन के को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, विटामिन के की डिफिशियंसी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने को विटामिन के है वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अपन बात करें डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उस पर्सन में ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी।
किसकी रिस्क है? हाइपोवोलेमिक शॉक की रिस्क है उसमें। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक ज्यादा टाइम तक हुआ तो उससे फाइनली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें हल्की चोट या मंजन करने पर उस पर्सन से क्या होगा? उसके माउथ से किसकी ब्लीडिंग के चांसेस है। उसके बाद में बात करें अपने एपिटाक्सिस। एपिटाक्सिस क्या होगा? उस पर्सन में नोज गया वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अपने विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन ई। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो अपना विटामिन है उसका नाम है विटामिन ई। और विटामिन ई का जो केमिकल नाम है वो है टोकोफेरोल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका केमिकल नाम है। और ये जो दूसरा नाम है आल्सो नोन एज AKA, मतलब आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। मतलब किसको? जो बांझपन है उसको रोकने वाला विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन ई को। अब अपन बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। ये भी किसका टाइप है? विटामिन ई भी किसका टाइप है? फेड सोल्यूबल विटामिन ई है। विटामिन फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। देखो विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफेरोल हो गया, ठीक है। दूसरा नाम आल्सो नोन एज, कौन सा? वो तो केमिकल नाम था। दूसरा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये रहेगा, देखो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करेगा। मतलब अगर अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में उस ऑक्सीजन के ज्यादा लेवल से हमारी बॉडी में किसी प्रकार के हार्मफुल कंडीशन नहीं हो, मतलब इसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए क्या जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है। विटामिन ई है, सॉरी विटामिन ई है, वो क्या है? एसेंशियल है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। किसको रोकने के लिए? O2 अगर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंजप्शन ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये किसका फंक्शन कर रहा है? एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन कर रहा है। एंटी देखो अगेंस्ट, ऑक्सी मतलब किसके अगेंस्ट? ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है तो अपने को क्या चाहिए? अपने बॉडी में विटामिन ई चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। सामान्य रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? जनन। यानी जनन के लिए क्या जरूरी है? तो वो है विटामिन ई जरूरी है। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, प्रजनन क्रिया के लिए क्या चाहिए अपने को? विटामिन ई चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चिल्ड्रन और एडल्ट्स में विटामिन ई की कमी से, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है? विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। विटामिन ई की कमी हुई तो चिल्ड्रन और एडल्ट्स में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से? या तो अल्जाइमर्स डिजीज हो सकती है या फिर डेमेंशिया। अल्जाइमर डिजीज हो सकती है या फिर डेमेंशिया। देखो अल्जाइमर डिजीज ओल्ड एज में देखने को मिलती है अपने को। डेमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, उस पर्सन को याद रहना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, भूल जाएगा वो पर्सन। इस कंडीशन को क्या नाम देते हो? डेमेंशिया। तो इस पर्सन में क्या हो सकता है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? हेयर फॉल, बालों का झड़ना, और हेयर व्हाइट, बाल सफेद हो सकते हैं। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। फंक्शंस की बात करें, फर्स्ट वन एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जब ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन के लेवल से हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं हो, उसको रोकने का काम कौन करता है? तो विटामिन ई, मतलब एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य कर रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट वन बात करें अपन कि ये क्या कर रहा है? जो जनरल रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, जनन होता है, उसमें भी क्या जरूरी है? उसके अंदर भी जरूरी है विटामिन ए। नेक्स्ट हम बात करें कि विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। हेयर है वो व्हाइट हो सकते हैं, या बाल है वो झड़ सकते हैं, हेयर फॉल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन सोर्सेज की। सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई है वो कहां कहां पाया जाता है? सोर्सेस की बात करें अपन तो फर्स्ट वन सोर्स है, देखो प्लांट सोर्स,
प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला रहेगा वनस्पति तेल। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, जितने भी वनस्पति तेल है उन सब में सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के बीज का तेल, और लास्ट बादाम, इनमें हमें विटामिन ई है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये तो प्लांट सोर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं एनिमल सोर्स की। एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला रहेगा यहां पे अंडे, मांस और मछली। अंडे, मांस, मछली में भी विटामिन ई है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें मक्खन, पनीर और दूध, मक्खन, पनीर और दूध, मिल्क, इनमें भी हमें विटामिन ई है वो देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं कि इनके जो आरडीए हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। विटामिन ए के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, अब जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो अपने को पर डे कितना चाहिए, 8 से 10 mg, 8 से 10 mg पर डे अपने को चाहिए। क्या चाहिए, विटामिन ई चाहिए अपने को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन कि विटामिन ई की डिफिशियंसी से होने वाले रोग, विटामिन ई डिफिशियंसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन ई डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन ई डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अपन ने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि ये क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर ये रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर रहा था, रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर रहा था, इसलिए क्या नाम दे दिया था इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन से वो नाम दे दिया था। और क्या कर, देखो सबसे पहले क्या है कि रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्षमता क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इस पर्सन में डिक्रीज हो जाएगी। अगर कम हुआ लेवल किसका, विटामिन ई का, तो उस पर्सन की जो प्रजनन क्षमता है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब उसमें खून की कमी हो सकती है। न्यूबॉर्न मतलब जिस बच्चे का अभी रिसेंटली जन्म हुआ उस पर्सन में विटामिन ई की कमी हो रही है, तो वहां पे एनीमिया वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद में फेस पर व्रिंकल को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, फेस पर व्रिंकल, व्रिंकल मतलब झुर्रियां, व्रिंकल का मतलब क्या रहेगा, झुर्रियां। ये क्या करते हैं, जैसे ओल्ड एज वाले पर्सन के चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है ना, किसकी कमी से हो रही है, विटामिन ए की कमी से। फेस पर व्रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, यानी अपने चेहरे के ऊपर झुर्रियां नहीं पड़े। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए। और क्या कर सकता है ये, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देखो यहां पे दो वर्ड है, एक बार सुनो आपकी, पेरिफेरल क्या होता है और सेंट्रल क्या होता है। सेंट्रल का मतलब ये रहेगा कोई भी स्ट्रक्चर मेरी बॉडी की मिड लाइन में एकदम मिड में है उसको क्या नाम दिया, सेंटर। दूसरा सेंटर से साइड में है, सेंटर वाला ये हो गया। सेंटर साइड में से पेरिफेरी बात करूं, मेरी जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, मेरे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ये क्या हो गए, पेरिफेरी मतलब मेरी बॉडी के सेंटर लाइन से क्या हो गए, अलग हो गए, दूर हो गए, इसलिए क्या नाम दे दिया इसको, पेरिफेरी। न्यूरोपैथी, देखो न्यूरोपैथी का मतलब क्या रहेगा, नंबनेस, नंबनेस मतलब क्या आ जाएगी वहां पे, सुन जैसी कंडीशन। देखो नंबनेस को हिंदी में बोलते हैं सुन,
सुन जैसी कंडीशन आ जाएगी, किस कमी से? विटामिन ई की कमी से। लेकिन कहां पे आ रही? सेंटर में नहीं, पेरीफेरी में। पेरीफेरी में मेरे हाथ हो सकते हैं, मेरे पैर हो सकते हैं, मतलब सेंटर लाइन के अलावा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी में? तो उसको अपन बोलते हैं कौन सी? पेरीफेरी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। और क्या हो सकता है? इम्यून सिस्टम है अपना, वो जो प्रतिरक्षा तंत्र है अपना, इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो सकता है। इम्यून सिस्टम डिक्रीज मतलब अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस है अगर इजीली अपनी बॉडी के अंदर इंफेक्शन कर रहे हैं तो अपन की बॉडी क्या करेगी? उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, अपनी बॉडी उसको पहचान नहीं पाएगी, उसे लड़ नहीं पाएगी। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? हमारी बॉडी की किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को एंट्री करने से पहले उसको कुछ हद तक अपनी ओर रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद में क्या हो सकता है? मायोपैथी। मायोपैथी देखो, मायो का मतलब होता है मसल्स, पैथी मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे अपनी बॉडी की जो मसल्स है वो क्या हो सकती है? डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये था अपना विटामिन डी और विटामिन विटामिन ई और विटामिन के के बारे में, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। ए के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, आज बचा हुआ था ए और डी अपन पढ़ चुके थे, ई और के बचा हुआ था। यहाँ पे अपना फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो यहाँ पे अपने कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं एक बार विटामिन ई के बारे में, कि विटामिन ई है वो है क्या। देखो विटामिन ई की बात करें, केमिकल नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसको एंटी स्टेरिलिटी, देखो स्टेरिलिटी किसको बोलते हैं? मतलब क्या प्रिवेंट कर रहा है? ये उस पर्सन में भांजपन को प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए क्या नाम दे दिया गया? एंटी स्टेरिलिटी। नेक्स्ट वन अपन बात करें हैं तो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये रहेगा कि उस पर्सन में अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया, अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हुआ तो भी अपनी बॉडी को कुछ हार्म हो सकता है, उसकी वजह से कुछ हार्म नहीं हो, इसको कौन प्रिवेंट करता है? तो विटामिन ई। अगर विटामिन ई अगर अपने हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सीजन से किसी प्रकार कोई हार्म है वो नहीं होने देगा, कोई नुकसान नहीं होने देगा। उसके बाद में सामान्य रिप्रोडक्शन, मतलब अपने जो जनन प्रक्रिया है उसको सामान्य बनाए रखने की किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन ई की। नेक्स्ट हम बात करें चिल्ड्रन और एडल्ट्स में क्या होता है? विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। और कौन कौन से? एक तो अल्जाइमर्स डिजीज और एक डेमेंशिया। अल्जाइमर डिजीज का मैंने क्या बताया कि उस पर्सन में क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन, कंपन होने लग जाएंगे, भूलने लग जाएगा वो। डेमेंशिया में क्या हो जाएगा? उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये क्या कर सकता है? हेयर फॉल, मतलब बालों का झड़ना और हेयर का व्हाइट होना, ये कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है अपने अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई के सोर्सेज, तो प्लांट सोर्सेज है यानी प्राणी जो वनस्पति है उसके अंदर, तो वनस्पति तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, मूंगफली तेल हो गया, सूरजमुखी बीज हो गए, बीजों का तेल और बादाम, ये कौन से? प्लांट सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पर एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स के अंदर अंडे, मांस, मछली, मक्खन, पनीर और दूध, इनमें भी विटामिन ई है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट तो कितनी चाहिए? 8 से 10 mg पर डे, एक दिन में हमें 8 से 10 mg लेना है। उसके बाद में बात करते हैं मैंने विटामिन ई की डिफिशियंसी से तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो आपने नाम पढ़ा था एंटी स्टेरिलिटी, रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करने वाला, लेकिन अब अगर यहाँ पे क्या हो गया? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उस पर्सन की कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विटामिन ई है वो रिप्रोडक्शन रोल कर रहा था, रिप्रोडक्शन में अपना रोल निभा रहा था, लेकिन कमी हो गई, इसकी वजह से उस पर्सन में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें न्यूबॉर्न में क्या हो सकता है? एनीमिया। न्यूबॉर्न जिस बच्चे का अभी जन्म हुआ है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न। एनीमिया मतलब क्या होगा? खून की कमी हो सकती है उस पर्सन के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो क्या हो सकता है? फेस पर रिंकल्स डेवलप हो सकती है। रिंकल मतलब झुर्रियां, फेस के ऊपर झुर्रियां पड़ सकती है, ठीक है ना। स्किन लटक जाएगी ऐसे झुर्रियां। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब मैंने बताया कि जब जो सेंटर के अलावा, सेंटर पार्ट हो गया मेरी बॉडी का, इसके अलावा जो भी पार्ट वो क्या? पेरिफेरल पार्ट है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब ये रहेगा पेरिफेरल पार्ट में क्या हो जाएगी? नमनेस या सुन आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या होगा? इम्यून सिस्टम, मतलब अपना प्रतिरक्षा तंत्र वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। उसके बाद मायोपैथी, मायोपैथी का मतलब ये होता है मायो रिलेटेड किसे? मसल से। पैथी का मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब मसल्स का, अपनी बॉडी की जो भी मसल्स है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मांसपेशियों का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या नाम देते हो? मायोपैथी। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।